अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई नॉवेल खाली घर आपको कैसी लग रही है? अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे आने वाली तमाम एपिसोड्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब सुनते हैं आगे। वाजिदा को हुस्ना की मौत का बहुत सदमा था। हुस्ना उसकी मोहसिन थी। उसने उसके लिए बहुत बड़ा एसार किया था। वो उसे कैसे भूल सकती थी? बार बार उसकी आँखों में हुस्ना का चेहरा घूम रहा था। कैसी हसीन औरत थी और कैसी होकर रह गई थी। टीवी कोई ऐसा मर्ज तो नहीं था जिसका इलाज ना हो सके। अगर उसे पहले से हुस्ना की बीमारी का पता चल जाता तो वो सैयदपुर आकर उसे अपने साथ ले जाती। लाहौर में वो उसका अच्छे से इलाज करवाती और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। वो जानती थी कि हुस्ना को टीवी यूं ही नहीं हो गई थी। तन्हाई ने जहरीला काम किया था। तन्हाई उसके फेफड़ों को चाट गई थी। हुस्ना को याद करके वाजिदा की आंखें बार बार भीग जाती थीं। ड्राइवर बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। उसे बस यही फिक्र थी कि वो लाहौर खैरियत से पहुंच जाए। रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब ना हो। अगरचा गाड़ी नहीं थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होते क्या देर लगती है। कोई आधी रात के बाद वो लोग लाहौर पहुंच गए। घर के गेट पर गाड़ी रुकते ही काले बिल्ले ने गाड़ी की छत से दरख्त पर छलांग लगाई और वो इन लोगों के घर में दाखिल होने से पहले खुद दाखिल हो गया। वाजिदा को फूलों, पौधों और दरख्तों का बहुत शौक़ था। ये आम का दरख्त था जिसका तना गेट के अंदर था। वो इतना फैला हुआ था कि उसकी शाखें आधी सड़क पर थीं और आधी घर के अंदर। लिहाजा काले बिल्ले को इस आम के दरख्त से घर में जाने में कोई दिक्कत पेश न आई। गाड़ी से उतरकर ड्राइवर ने इत्तलाई घंटी बजाई। फैयाज हुसैन जाते हुए घर पर अपने दफ्तर के चपरासी वली मोहम्मद को छोड़ गया था ताकि घर की हिफाजत रहे। वो इस वक्त लंबी तान कर सो रहा था। कई लंबी घंटियां देने पर अचानक उसकी आंख खुली। वो गहरी नींद में था। पहले तो उसकी कुछ समझ में ना आया कि ये कैसी आवाज़ है। जब उसे एहसास हुआ कि ये घंटी की आवाज़ है, दरवाजे पर कोई मौजूद है, तो वो घबरा कर उठकर भागा। गेट खोलने से पहले उसने आवाज़ देकर पूछा, कौन है? हाँ, वली मोहम्मद, गेट खोलो, हम लोग हैं, फैयाज हुसैन ने जवाब दिया। फैयाज हुसैन की आवाज़ पहचान कर वली मोहम्मद ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। घर में दाखिल होकर नीलम ने सुकून का सांस लिया। वो कमरे में जाकर धम से अपने बेड पर लेट गई। उसने अपने हाथ पांव बेड पर फैला लिए और आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगी। तब अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके सिरहाने कोई है। उसने फ़ौरन आंखें खोल दी और डरते डरते चारों तरफ देखा। कमरे में कोई न था। अभी वो दोबारा आंखें बंद करने वाली थी कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। उसे ख्याल आया कि बिजली चली गई है, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और राहीदारी में रोशनी हो रही थी। इसका मतलब था कि बिजली मौजूद है। फिर इसके कमरे की लाइट ऑफ कैसे हो गई? वो घबरा कर खड़ी हो गई। उसने बिजली का बटन देखा, वो ऑन था। उसने दोबारा उसे ऑन किया, लेकिन ट्यूब न जली। उसने सोचा ट्यूब में कोई खराबी हो गई है। ये सोचकर उसने अपने बेड के सिरहाने रखा टेबल लैंप जलाना चाहा तो वो एक तेज़ हवा का झोंका आया और कमरे में दरवाज़ा चरचराता हुआ एक धमाके के साथ बंद हो गया। कमरे में अंधेरा घुप हो गया। एक लम्हे को नीलम कांप कर रह गई। दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से टेबल लैंप का बल्ब रोशन कर दिया और फिर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो उसके साथ ही कमरे की ट्यूबलाइट जल उठी।
ट्यूबलाइट के नीचे शोकेस के ऊपर एक बड़ी सी गुड़िया रखी थी। ये नीलम के बचपन की यादगार थी। उसे गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक़ था। इस शौक़ को देखकर फैयाज हुसैन ने एक कीमती जापानी गुड़िया उसे ला कर दी थी। ये गुड़िया एक नए पैदा होने वाले बच्चे के बराबर थी। उसके अंदर एक कैसेट लगा हुआ था। वो चंद जुमले भी बोलती थी। इतना अरसा गुजर जाने से उसका टेप खराब हो गया था। उसका रंग और रोगन भी उतर गया था, लेकिन सोने जागने की आदत ख़त्म न हुई थी। लिटाने से उसकी बड़ी बड़ी गिलाफी आँखें बंद हो जाती थीं और उसे उठाने से आँखें खुल जाती थीं। नीलम को उसकी आँखें बहुत पसंद थी, लिहाजा वो उसे हमेशा खड़ा करके रखती थी ताकि उसकी आँखें खुली रहें। इस गुड़िया के साथ खैर अब तो बचपन जैसी वारफ्तगी न रही थी, लेकिन अब भी कभी वो उसे अपने हाथ में उठाकर देख लेती थी। इस वक्त भी शोकेस पर खड़ी गुड़िया पर उसकी नज़र पड़ी तो जाने क्यों उसका जी चाहा कि उसे उठाकर देखे। वो बेअख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। अभी वो उससे 2 कदम के फासले पर थी कि उसके कदम जम कर रह गए। वो खौफजदा होकर पीछे हटी और इतने ज़ोर से चीखी कि पूरे घर में उसकी चीख गूंज उठी। वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी और उसने अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। चीख सुनकर फैयाज और वाजिदा उसके कमरे की तरफ भागे। कमरे में आकर देखा तो नीलम को बेड पर गुठरी बना हुआ पाया। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए थर थर काँप रही थी। क्या हुआ बेटा? फैयाज हुसैन ने उसके सर पर हाथ रखा। नीलम मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे बच्चे, तुझे क्या हुआ? वाजिदा ने उसके नज़दीक बैठकर उसकी आँखों से हाथ हटाने चाहे। नहीं अम्मी नहीं, वो खौफजदा होकर बोली। अम्मी वो शोकेस, गुड़िया, ढांचा, नीलम बेरफ्त अंदाज में बोली। वाजिदा और फैयाज की समझ में कुछ न आया। गुड़िया, ढांचा? वाजिदा ने सवालिया अंदाज में दोहराया। नीलम तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? हाँ अम्मी, गुड़िया की जगह एक ढांचा रखा हुआ है। कहाँ है बेटी ढांचा? तुम्हारी गुड़िया अपनी जगह शोकेस पर मौजूद है, वाजिदा ने उसे बताया। ये सुनकर नीलम ने अपने चांद जैसे चेहरे से हाथ का बादल हटाया और डरते डरते गुड़िया को देखा। वाकई अब वहाँ कोई ऐसी चीज़ न थी जिससे वो खौफजदा होती। उसकी जापानी गुड़िया उसकी बचपन की साथी अपनी उन्हीं बड़ी बड़ी आँखों से चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। तूने क्या देखा बेटी? अम्मी, अभी अभी जब मैं अपनी गुड़िया को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी तो अम्मी मैं आपको क्या बताऊं कि कैसा खौफनाक ढांचा मैंने देखा था। अम्मी, किसी मुर्दे की सूखी खोपड़ी की तरह उसका चेहरा था। आँखों की जगह गहरे गहरे गड्ढे थे। सर पर बाल थे और बालों की चोटियाँ इधर उधर पड़ी हुई थी। उसकी पसलियाँ निकली हुई थीं और जिस्म किसी दीमक ज़दा लकड़ी की तरह था। उसके जिस्म पर बेशुमार सुराख थे और लंबे लंबे सूखे हाथ पाँव, खुला हुआ मुंह और उनसे झांकते दांत। अम्मी, उसका साइज़ मेरी गुड़िया जैसा ही था। पता नहीं वो बैठा था या खड़ा था। नीलम इस ढांचे के बारे में बताते बताते कांपने लगी। अरे चल बेवकूफ़, क्या बेपर की बात हाँक रही है, वाजिदा ने हंसते हुए कहा। ये अलग बात थी कि वो इस ढांचे के बारे में सुनकर खुद अंदर से खौफजदा हो गई थी। अम्मी, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? नीलम ने रोहासी होकर कहा। अरे चल, ऐसे ही तेरा वहम होगा। यहाँ कहाँ ढांचा होता तो कहाँ गायब हो जाता। अम्मी, खुदा की कसम मैंने ढांचा देखा है। नीलम ने वाजिदा को यकीन दिलाने के लिए कसम खाई। अच्छा, अब कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सो जाओ। अम्मी, आपको मालूम है जब मैं कमरे में आकर लेटी तो क्या हुआ था? हाँ बताओ, क्या हुआ था? इस मर्तबा फैयाज हुसैन ने पूछा। अब्बू,
खुद ब खुद कमरे की लाइट ऑफ हो गई। नीलम ने फैयाज को बताया। खुद ब खुद? फैयाज हुसैन ने सवाल किया। जी अब्बू, खुद ब खुद। और कमरे का दरवाज़ा एक तेज़ हवा के झोंके से बंद हो गया और जब मैं आगे बढ़कर दरवाज़ा खोली तो लाइट खुद ब खुद जल गई। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? नीलम ने परेशान होते हुए लहजे में कहा। इस सवाल का किसी के पास जवाब न था कि ये सब क्या हो रहा था। वाजिदा और फैयाज तो पहले ही परेशान हुए बैठे थे। उनके दिमाग माऊफ थे। सैयदपुर जाकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। उस रात नीलम तन्हा अपने कमरे में न सो सकी। वो बहुत खौफजदा हो गई थी। वाजिदा को उसके साथ उसके बेड पर सोना पड़ा। वो वाजिदा से लिपट कर सोई। सैयदपुर से वापस आने के बाद नीलम की कुछ अजीब सी कैफियत हो गई थी। वो घबराई घबराई रहने लगी थी। सर में दर्द मुश्तकिल रहने लगा था। भूख कम होती जा रही थी। उसकी सुर्ख और रंगत फीकी पड़ने लगी थी। फैयाज हुसैन ने नीलम को लाहौर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई नीलम के मर्ज को ना समझ सका। सबने कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो थी कि दिन ब दिन घुलती जा रही थी। उसका नफ्सियानी इलाज भी कराया गया, लेकिन कोई इफाका न हुआ। सर का दर्द कम हुआ, न भूख खुली। सुर्ख रंगत बदस्तूर जर्द होती रही। इस तरह 1 माह गुजर गया। वो जो सैयदपुर से साथ आया था वो इसी घर में मुकीम था। वो किसी को नज़र न आता था, लेकिन उसने सबको अपनी नज़रों में रखा हुआ था। नीलम ख़ास तौर पर उसकी निगाहों का मरकज़ थी। उसे देखे बगैर उसे चैन न आता था। वो उसकी रगों में अंधेरा बनकर उतर रहा था। नीलम बीमार हो रही थी, लेकिन उसे मालूम न था कि वो किस तरह की बीमार है। एक दिन क्या हुआ, शाम को नीलम ने अपने टेलर के पास कपड़े देने जाना था। कपड़े तब्दील करके जब उसने जूते ढूंढे तो एक जूता गायब था। उसने सुर्ख जूते की तलाश में पूरा कमरा छान मारा, लेकिन वो जूता ना मिला। फिर उसने सोचा कि पीले सैंडल पहन ले। इन कपड़ों से वो भी मैच कर रहे थे। पीले सैंडल का डब्बा खोल कर देखा तो वहाँ भी वही तमाशा था। उस डब्बे से भी एक सैंडल गायब था। या अल्लाह, ये दोनों जूतों का एक एक पेयर कहाँ गया? उसने अपने कमरे के अलावा पूरा घर छान मारा, लेकिन जूते उसे कहीं ना मिले। नीलम को इस कदर परेशान देखकर वाजिदा ने उससे पूछा, क्या हुआ बच्चा? अम्मी, डब्बों से मेरे जूते गायब हैं। मज़े की बात यह है कि दोनों जूतों का एक एक पेयर गायब है। ना लाल वाला जूता है जो मैंने अभी अनारकली से लिया था, और ना पीला वाला सैंडल जो आपने मुझे लाकर दी थी। नीलम ने वाजिदा को बताया। वाजिदा ने उसकी गुमशुदा जूतों को इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिले। तब वाजिदा ने कहा, नीलम छोड़ो बेटा, कुछ और पहन लो। नीलम के पास जूतों की कोई कमी न थी। वो कुछ भी पहन सकती थी, लेकिन मसला मैचिंग का था। कोई और जूता पहनने के पहले उसे ड्रेस तब्दील करना पड़ता, उसे इस्त्री करना पड़ती, और इस वक्त वो इस्त्री करने के मूड में न थी। तब उसकी मुश्किल को वाजिदा ने आसान किया। उसके कपड़ों पर इस्त्री कर दी। नीलम ड्रेस तब्दील करके घर से निकली। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। वो चाबी घुमाती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र दरख्त के तने पर पड़ी। वो ठिठक कर रुक गई। उसके दोनों गुमशुदा जूते दरख्त की सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। गुमशुदा जूते देखकर उसे बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसकी समझ में न आया कि ये जूते दरख्त तक कैसे पहुँचे और सूखी टहनियों पर अब तक कैसे टिके हुए हैं। जूते ऊंचाई पर रखे हुए थे, इतनी ऊंचाई पर कि उन्हें हाथ बढ़ाकर नहीं उतारा जा सकता था। अभी वो यही सोच रही थी कि इन जूतों को कैसे उतारे,
उसकी नज़र पत्तों पर पड़ी। वो बड़े पत्तों में उसे कोई झांकता हुआ नजर आया। वो कोई काला सा निग्रो टाइप मर्द था। वो उसे बगौर देख रहा था। अब नीलम से यहाँ ना रुका गया। वो धड़कते दिल और लरसती टांगों के साथ घर के अंदर भागी। राहदारी में उसे वाजिदा मिल गई। नीलम की उड़ी हुई रंगत देखकर वो परेशान हो गई। क्या हुआ, अभी तुम गई नहीं? अम्मी, बाहर पत्तों में कोई मर्द छुपा हुआ है, आओ मेरे साथ, मुझे दिखाओ। वाजिदा ने जुर्रात का मुजाहरा करते हुए कहा। और अम्मी, मेरे जूते मिल गए, वो आम के दरख्त की सूखी टहनियों में फंसे हुए हैं, उसने चलते चलते बताया। वाजिदा ने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई न था। उसने झाड़ियों में अच्छी तरह देख लिया, अलबत्ता नीलम ने जूते जूं के त्यों सूखी टहनियों पर रखे हुए थे। कहाँ है कोई मर्द? अम्मी, इन पत्तों के पीछे था और मुझे बड़ा घूर घूर कर देख रहा था। अच्छा जाओ, अंदर से कोई डंडा वगैरह लाओ। वाजिदा ने दरख्त के तने पर नज़र डालते हुए कहा। जी अच्छा अम्मी, ये कहकर नीलम घर में दाखिल हुई। स्टोर में चंद मच्छरदानी के डंडे पड़े हुए थे। जब वो स्टोर में दाखिल हुई और उसने लाइट जलाने के लिए बटन पर हाथ रखा तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने नीलम का हाथ क्या पकड़ा, गोया उस पर कयामत गुजर गई। स्टोर में दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। इस वक्त तो खैर मगरिब का वक्त हो चुका था। अंधेरा पूरी तरह से हो गया था। नीलम ने अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब रोशन करना चाहा। बटन स्टोर में दाखिल होते ही दाहिनी जानिब था। नीलम ने अंदाजे से बटन पर हाथ रखा ही था और अभी उसने बटन ऑन करने के लिए हाथ का प्रेशर डाला ही था कि उसका खूबसूरत नर्म व नाजुक और गोरा हाथ किसी के हाथ में चला गया। वो लाइट न जला सकी। उसके हाथ पर किसी ने नरमी से गिरफ्त की थी और ये गिरफ्त गैर महज़बाना न थी। किसी ने बहुत आहिस्तगी से उसके हाथ को पकड़ रखा था, बहुत प्यार से उसे छुआ था। अम्मी, वो बुरी तरह चीखती और फिर बाहर की तरफ भागी। वाजिदा अभी बाहर ही थी। वो नीलम का इंतज़ार कर रही थी कि वो डंडा लाएं तो वो उसके जूतों को उतारें। नीलम को बगैर डंडे और बदहवास होकर अपनी तरफ आता देखकर वाजिदा परेशान हो गई। क्या हुआ नीलम? उन्होंने पूछा। अम्मी, स्टोर में कोई है, मैंने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नीलम ने लंबी लंबी सांस लेकर जल्दी जल्दी बताया। अरे तू तो बहुत ही डरने लगी है, आ मेरे साथ। वाजिदा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली। वाजिदा ने महसूस किया कि नीलम का हाथ बिल्कुल ठंडा है। स्टोर के अंदर पहुंचकर वाजिदा ने लाइट जलाई। वहाँ ऐसी कोई चीज़ न थी जो उसका हाथ पकड़ती। क्या है यहाँ? वाजिदा ने नीलम से पूछा। इस बात का वो क्या जवाब देती? उसने कुछ देखा होता तो जवाब देती ना। उसने महज महसूस किया था और इस वक्त भी वो एक बात महसूस कर रही थी कि उसने वाजिदा का आवाज़ बाजू पकड़कर एक गहरा सांस लिया। अम्मी, आपको खुशबू महसूस हो रही है? नीलम ने एक और गहरा सांस लेते हुए वाजिदा से पूछा। हाँ, कोई खुशबू तो आ रही है। वाजिदा ने लंबा सांस लिया। कैसी खुशबू है? नीलम ने सवाल किया। ये तो गुलाब के फूलों जैसी मालूम होती है। वाजिदा ने गहरी सांस लेकर कहा। स्टोर में ये खुशबू कहाँ से आ गई? अम्मी, मुझे डर लग रहा है। नीलम वाजिदा के बाजू से लिपट गई। पगली, इसमें डरने की क्या बात है? कोई खुशबू से भी भला डरता है? अम्मी, यहाँ कुछ देर पहले ज़रूर कोई था। नीलम की आवाज़ में लर्जिश थी। अरे कोई नहीं था, वो महज तेरा वहम था। तुझे तो बाहर भी कोई आदमी नज़र आया था। पता नहीं तुझे क्या हो गया है,
तुझे हर वक्त कुछ न कुछ दिखाई देता रहता है। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ। उसके हाथ का लम्स अब तक मुझे महसूस हो रहा है। वो कोई बहुत गर्म हाथ था, बुखार ज़दा। नीलम ने अपने हाथ की पुश्त पर हाथ फेरते हुए कहा। वाजिदा ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने आगे बढ़कर एक डंडा निकाला। वो खुशबू अभी तक आ रही थी। यूँ महसूस होता था स्टोर में मनो गुलाब रख दिए गए हों। डंडा निकाल कर वाजिदा बाहर आई। फिर वो घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकली। नीलम उसके पीछे पीछे थी। वो बहुत सहमी हुई थी। दरख्त के तने पर अब वो जूते न थे, वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, शायद हवा के झोंके से नीचे आ गिरे थे। नीलम ने अपने दोनों जूते उठाए, उन्हें उलट पुलट कर देखा। वो सही सलामत थे। नीलम उस दिन टेलर के पास न जा सकी। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि उसका बाहर निकलने को जी न चाहा। वो टेलीविज़न खोल कर बैठ गई। टेलीविज़न से कोई मौसीकी का प्रोग्राम आ रहा था। वाजिदा किचन में थी। वो रात के खाने में मसरूफ़ थी। हुस्ना के जाने के बाद उसने कोई बाकायदा मुलाजिमा न रखी थी। झाड़ू, पोछे और कपड़े धोने के लिए एक मासी रखी हुई थी जो सुबह काम करके चली जाती थी। फैयाज हुसैन ने बारहा कहा था कि खाने पकाने के लिए भी कोई मुलाजिमा रख लो, जब देखो किचन में घुसी रहती हो। लेकिन वाजिदा उसके लिए राज़ी न हुई। वो खुद ही खाना पकाना चाहती थी। इस वक्त भी वो खाने के इंतज़ामात में मसरूफ़ थी। टेलीविज़न देखते देखते अचानक नीलम को महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। उसने डरते डरते टेलीविज़न स्क्रीन से नज़रें हटाकर दाएं बाएं देखा तो कोई न था, और फिर टेलीविज़न देखने लगी। लेकिन उसका सुकून लुट चुका था। वो बेचैन हो गई थी। फिर उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके चेहरे के नज़दीक लंबा सांस लिया हो। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उसने कमरे में चारों तरफ सहमी सहमी नज़रों से देखा। उसके पास कोई न था। उसका दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था। अब उससे कमरे में ना रुका गया। उसने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए टेलीविज़न ऑफ़ किया और तेज़ी से बाहर निकल गई। उसे मालूम था कि वाजिदा इस वक्त कहाँ होगी। वो सीधे बावर्ची खाने पहुंची। वाजिदा वहाँ मौजूद थी। वो सब्ज़ी काट रही थी। लाइए अम्मी, मैं काट दूँ सब्ज़ी, नीलम ने वाजिदा के नज़दीक पहुंचकर कहा। अच्छा? वाजिदा ने हंसकर नीलम को तिरछी निगाहों से देखा। तुम्हें सब्ज़ी काटने में कब से दिलचस्पी हो गई? अभी से, नीलम ने सरसरी सा जवाब दिया। तुमने टेलीविज़न क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना आ रहा था उसमें, वाजिदा ने पूछा। आप सुन रही थी क्या? टेलीविज़न खोल दूं? नीलम ने कहा। नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने टेलीविज़न क्यों बंद किया, जबकि तुम मौसीकी के प्रोग्राम बहुत दिल से देखती हो, और इस वक्त तो तुम्हारा पसंदीदा फ़नकार स्क्रीन पर था। सच बता दूं? नीलम ने वाजिदा की आंखों में देखा। हाँ, बताओ, वाजिदा ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे कमरे में डर लग रहा था। नीलम वाजिदा के नज़दीक होकर बोली। नीलम, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, वाजिदा ने हंस कर कहा। हाँ अम्मी, मैं जानती हूँ कि मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। और जब से हम सैयदपुर गए हैं तब से खौफजदा कर देने वाले वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया है। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं कुछ नहीं हो रहा, वाजिदा ने बेनियाजी से कहा। आओ चलो टीवी लाउंज चलते हैं, मैं वहीं बैठकर सब्ज़ी काट लूँगी, प्रोग्राम भी देख लूँगी। ठीक है, चलें, नीलम वाजिदा के पीछे पीछे होली। टीवी लाउंज में आकर नीलम ने सोफ़े पर पड़ा रिमोट उठाया और टीवी खोल दिया। टेलीविज़न की स्क्रीन फ़ौरन रोशन हो गई और एक रोशन चेहरा छोटी स्क्रीन पर नमूदार हो गया। वाजिदा अपनी सब्जी के साथ नीचे कालीन पर बैठ गई। नीलम सोफ़े पर विराजमान हो गई।
वो कुछ देर पहले इसी जगह बैठी थी जब उसे ये एहसास हुआ था कि कमरे में कोई है। फिर किसी ने उसके बहुत नज़दीक लंबा सांस लिया था। नीलम ने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा, उसे कहीं कुछ नज़र न आया। अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास भी ख़त्म हो गया था। वाजिदा भी सामने बैठी थी, फिर भी उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। जब से वो सैयदपुर से आई थी उसके दिल का सुकून लुट गया था। हर वक्त उसके सर में दर्द रहने लगा था। बाज़ वक्त ये दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर लेता कि नीलम तड़प जाती, दुपट्टे से अपना सर कस कर बांध लेती, फिर भी उठती हुई टेसों में अफाका न होता। वाजिदा घंटों उसका सर दबाती, लेकिन दर्द जूं का त्यों रहता। जब नीलम के सर में शिद्दत का दर्द उठता तो उसकी आंखें एकदम सुर्ख हो जाती। वो आंखें खोलती तो उसकी आंखों को देखकर डर लगता। दर्द का ये दौरा घंटे डेढ़ घंटे तक चलता, फिर उस पर गुनूदगी तारी हो जाती और वो सो जाती। सोकर उठती तो उसकी तबीयत संभल चुकी होती, दर्द की शिद्दत भी ख़त्म हो जाती, लेकिन दर्द बिल्कुल ख़त्म न होती, बल्कि दर्द मुश्तकल रहता। फयाज हुसैन ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को न छोड़ा था। सब ने नीलम का बगौर मुआयना किया था। सर के बहुत सारे एक्सरे भी लिए गए थे, लेकिन किसी डॉक्टर को दर्द की वजह समझ में ना आई थी। नीलम का दवाएं खा खा कर बुरा हाल हो गया था। थक हार कर उसने इलाज छोड़ दिया था। अब सैयदपुर आए हुए 2 माह हो चुके थे। सर दर्द के साथ उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। नीलम खुश खुराक लड़की थी, खाने की शौकीन भी थी, लेकिन अब उसे कुछ अच्छा ना लगता था। वाजिदा ने खाना सामने रख दिया तो खा लिया, वरना कोई परवाह नहीं। नाश्ता किया या ना किया, किसी से कोई मतलब नहीं। रात का खाना भी तकरीबन छूट गया था। खाना पीना छूटा तो उसकी सेहत पर भी असर पड़ा। सुर्ख सफ़ेद रंगत जर्द होने लगे, मुरझाने लगी। एक तरफ नीलम की दिमागी और जिस्मानी हालत बिगड़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ घर में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। कभी ढांचा नज़र आ गया तो कभी जूते गायब होकर दरख्त पर जा टंगे। स्टोर में किसी ने उसका हाथ थाम लिया तो कभी गुलाब की खुशबू फैल गई। एक खौफ अब उसके साथ मुस्तकिल चिमट गया था कि हर लम्हा कोई उसके साथ होता है। नीलम अब रूम में जाने से डरती थी। खौफ की वजह से वो दरवाज़ा भी बंद नहीं करती थी। रात को उसने अपने कमरे में सोना छोड़ दिया था। अब वो वाजिदा के साथ सोती थी। फैयाज अलग सोने लगा था। रात को सोते सोते अचानक चीख कर उठ जाती। भयानक ख्वाबों ने उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। अब एक वाक़या और पेश आने लगा था। रात नीलम अपने कमरे में न सोती थी, लेकिन सुबह उठकर जब अपने कमरे में जाती तो उसे तकिए पर एक ताज़ा गुलाब रखा हुआ मिलता। जब पहले दिन उसे अपने तकिए पर गुलाब का एक बेहद खूबसूरत और तरोताज़ा फूल रखा हुआ नज़र आया तो वो बेअख्तियार उस फूल की तरफ बढ़ी। उसने फूल उठाकर सूंघा। बड़ी मशहूर किन खुशबू थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में गुलाब का फूल न हो, कोई बिच्छू हो। उस एहसास के साथ उसने गुलाब का फूल बिस्तर पर फेंक दिया और अपने कमरे से निकल गई। फिर उसने गुलाब के फूल के बारे में वाजिदा से पूछा, अम्मी आपने रखा है वो गुलाब का फूल? कौन सा बेटी? वाजिदा ने पलट कर सवाल किया। मेरे कमरे में तकिए पर, नीलम ने बताया। मैंने तो कोई फूल नहीं रखा। आज तो मैं बाहर गार्डन में भी नहीं गई। फूल कहाँ से रखती भला? अम्मी फिर किसने रखा है वो गुलाब का फूल? नीलम परेशान होने लगी। अपने अब्बू से पूछ लो, शायद उन्होंने रखा हो, वाजिदा ने कहा। फयाज हुसैन शेविंग कर रहे थे और नीलम उनके कमरे में दाखिल हुई। नीलम को सुबह सुबह अपने कमरे में आते देखकर फयाज हुसैन मुस्कुराए और बोले, अरे भाई नीलम परी, आज सुबह सुबह कैसे दीदार करा दिया? अब्बू आपके तोहफे का शुक्रिया। नीलम ने अंधेरे में तीर छोड़ा। किस तोहफे की बात कर रही हो नीलम? फयाज हुसैन ने उसकी आंखों में देखा।
इस गुलाब के फूल की जो आपने मेरे कमरे में बेड के तकिए पर रखा है। नीलम ने बड़े यकीन से कहा। लेकिन नीलम, मैंने तो कोई फूल तुम्हारे तकिए पर नहीं रखा। फैयाज हुसैन बोला। अब्बू, फिर वो मेरे तकिए पर किसने रखा है? अम्मी भी मना कर रही हैं। नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। ज़रा वो फूल लाकर दिखाओ मुझे। फैयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। जी अभी लाई। कहने को तो उसने कह दिया, लेकिन अपने कमरे में जाने की अब उसमें हिम्मत न थी। उसने वाजिदा को किचन से अपने साथ लिया, कमरे में आई। वो गुलाब का फूल जूं का तू बेड पर पड़ा हुआ था। अरे, ये तो जर्द गुलाब है। वाजिदा ने जल्दी से आगे बढ़कर वो फूल उठाया। हमारे गार्डन में तो जर्द गुलाब का कोई पौधा नहीं है। फिर ये कहाँ से आ गया? नीलम ने फिक्रमंद होकर पूछा। चलें अब्बू को दिखाएं। वो गुलाब का फूल किसने तकिए पर रखा, कहाँ से आया, ये कोई न बता सका। लेकिन अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। सुबह ही सुबह गुलाब का एक ताज़ा फूल नीलम के तकिए पर रखा होता। बाज़ वक्त ये फूल इस कदर तरोताज़ा होता कि उस पर शबनम के कतरे साफ चमकते नज़र आते। खुशबू भी गुलाब के आम फूल के मुकाबले में तेज और मशहूर कीन होते। ये गुलाब के फूल मुख्तलिफ रंगों में होते। कभी काला गुलाब होता तो कभी गहरा सुर्ख। ये सारे गुलाब के फूल इस घर के गार्डन में न थे। इतने बड़े और खूबसूरत गुलाब उनके गार्डन में कहाँ खिलते भला। जब कई दिन तकिए पर गुलाब का फूल मिलता रहा और सब ये मालूम करने में नाकाम हो गए कि ये फूल कहाँ से आता है, कौन रख जाता है, तो एक दिन फैयाज हुसैन ने नीलम के कमरे को लॉक कर दिया। फिर रात को भी उसने कई मर्तबा उठकर देखा। कमरे का दरवाज़ा बदस्तूर बंद पाया। लेकिन सुबह को जब उसने कमरे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि तकिए पर एक काला गुलाब मौजूद था। इस गुलाब पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। इस कदर ताज़ा था वो कि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। नीलम के कमरे में एक खिड़की थी। फैयाज हुसैन ने उसे चेक किया। वो अंदर से बदस्तूर बंद थी। अभी वो काले गुलाब को देखकर हैरान और परेशान हो ही रहा था कि वाजिदा कमरे में आ गई। उसने तकिए पर फूल रखा देखा तो सर पकड़कर बैठ गई। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वाजिदा ने फैयाज को सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, दरवाज़ा लॉक होने के बावजूद ये गुलाब का फूल यहाँ मौजूद है। अकल दंग है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये गुलाब का फूल कहाँ से आया। फैयाज हैरान हो रहा था। फैयाज, ये मुझे किसी इंसान का काम नहीं मालूम देता। वाजिदा परेशान होकर बोली। कुछ समझ में नहीं आता। अब एक आखिरी बात और रह गई है, फैयाज ने कहा। वो क्या है? वाजिदा ने पूछा। कमरे की हर तरह निगरानी करके देख ली है। अब सोचता हूँ कि इस कमरे में एक रात गुजार कर देख लूँ। किसी पर्दे के पीछे छुप कर बैठ जाऊँ और सुबह तक बैठा रहूँ। फिर देखूँ कि ये फूल कहाँ से आता है और कौन रखता है। फैयाज हुसैन ने जवाब दिया। नहीं नहीं फैयाज, वाजिदा अपना दिल पकड़ कर बैठ गई। मैं तुम्हें तन्हा कमरे में नहीं रहने दूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, फैयाज ने बेनियाजी से कहा। ना फैयाज, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं तुम्हें किसी कीमत पर कमरे में अकेला नहीं रहने दूंगी। अच्छा ऐसा करो, दोनों रहेंगे, फैयाज हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा। ना बाबा, मेरे बस का नहीं है। खुदा ना खास्ता कुछ नज़र आ गया तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। फैयाज क्यों नहीं करते कि इस कमरे में एक रात किसी और को सुला दिया जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है, फैयाज हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन किसको सुलाएंगे? कौन सोएगा इतनी हिम्मत करके? जिसे भी सुलाओ उसे बताना कुछ नहीं, बगैर कुछ बताए सोने का कह देना। वाजिदा ने तरकीब बताई। किससे कहूँ सोने को? फैयाज हुसैन ने सोचते हुए कहा।
अपने दफ्तर के चपरासी वली मोहम्मद से क्यों नहीं कह देते? वाजिदा ने मशवरा दिया। हाँ, ये ठीक है, उससे कहूँगा तो वो कोई सवाल भी नहीं करेगा, खामोशी से आकर सो जाएगा। और हुआ भी यही। शाम को जब दफ्तर बंद करने का वक्त हुआ तो फैयाज़ ने वली मोहम्मद से कहा, वली मोहम्मद, तुम अपनी बीवी को बताकर मेरे घर आ जाओ, रात को तुमने वहीं रहना है। वली मोहम्मद बहुत सीधा आदमी था। उसने पलट कर नहीं पूछा क्यों साहब जी, बल्कि सादतमंदी से बोला, बेहतर साहब जी, 8 बजे तक पहुंच जाना, खाना घर पर ही खा लेना। फयाज हुसैन ने हिदायत की। वली मोहम्मद ठीक 8 बजे फयाज हुसैन के घर पहुंच गया। वाजिदा ने उसे खाना खिलाया। खाना खाकर वली मोहम्मद ने पूछा, साहब जी कहाँ सोना है? तब वाजिदा ने उसे नीलम का कमरा दिखाया, एक तकिया दिया। वली मोहम्मद बेड के बराबर नीचे कालीन पर लेट गया। वली मोहम्मद, एक बात बताओ, तुम्हें अकेले कमरे में सोने से डर तो नहीं लगता? वाजिदा ने पूछा। नहीं बेगम साहबा, डर किस बात का? वली मोहम्मद ने बड़े एतमाद से कहा, मैं तो इस घर में अक्सर सोया हूँ जब आप लोग सैयदपुर गए हुए थे। आज तो इस घर में आप लोग भी मौजूद हैं। हाँ ये तो है, मुझे ये बात याद ही नहीं रही। अच्छा तुम सो जाओ, ये कहकर वाजिदा कमरे से निकल आई। फैयाज़, ये वली मोहम्मद तो आराम से सो जाएगा, वाजिदा ने फैयाज़ के कमरे में आकर कहा। फिर हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये फूल किसने रखा है? फिर क्या करना चाहिए? उसे असल हालात से आगाह कर दें। अगर वो खौफज़दा हो जाए तो तुम भी उसके साथ सो जाना, और अगर वो सारे वाक़यात सुनकर खौफज़दा न हो तो उससे कहना कि रात को वो सोए नहीं, पर्दे के पीछे छुप कर बैठ जाए और रात भर कमरे की निगरानी करे। फयाज हुसैन ने वाजिदा की हिदायत के मुताबिक वली मोहम्मद को गुलाब के फूल की कहानी सुना दी। ये सारी कहानी सुनकर वली मोहम्मद को ज़रा भी डर न लगा, बल्कि उसके अंदर खौफ के बजाय तजज्जुस जागा। वो बोला, साहब जी आप फ़िक्र ना करें, मैं रात भर बैठकर कमरे की निगरानी करूँगा। मैं देखता हूँ कि इस कमरे में कौन फूल रख कर जाता है। मैं उसको ऐसी फेंटी लगाऊँगा कि फिर ज़िंदगी भर के लिए फूल रखना भूल जाएगा। फयाज हुसैन ने कमरे की ट्यूबलाइट जला दी और उसे रात भर जलती रहने की हिदायत देकर कमरे से बाहर आ गया। वली मोहम्मद ने फयाज हुसैन से ये कहने को कह तो दिया कि वो रात भर जागकर निगरानी करेगा, लेकिन वो नींद का बड़ा कच्चा था। उसके अलावा उसने खाना भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो खाने का नशा बढ़ने लगा। कुछ देर तो वो नींद से लड़ता रहा, कभी उठा, कभी लेटा और कभी बैठा, कभी टहला। आखिर कब तक? फिर नींद ने बिल्ली बनकर एक चूजे की तरह उसे दबोच लिया। वो कालीन पर पड़कर गहरी नींद सो गया। दरवाज़ा उसने अंदर से बंद कर लिया था, लिहाजा इस बात का खतरा न था कि फयाज़ कमरे में आकर उसे सोता हुआ पकड़ लेगा। कोई 3 बजे के करीब उसकी आँख खुली। आँख खुलते ही उसने खुद को अजनबी जगह पाया। खुरदुरी चारपाई की जगह वो कालीन पर लेटा हुआ था। जरा जो हवास बहाल हुए तो उसे याद आया कि वो अपने मालिक के घर आया हुआ है। उसे कमरे की निगरानी के लिए सुलाया गया था। इस ख्याल के आते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो जाग कर रात गुजारने की बजाय आराम से पढ़कर सो गया था। इतनी देर में तो कोई फूल रख कर भी चला गया होगा। वली मोहम्मद ने पलट कर बेड की तरफ देखा। बेड खाली था। शुक्र था, अभी तक किसी ने शरारत नहीं की थी। फिर वली मोहम्मद उठकर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के नज़दीक आया। उसने सोचा कि नीचे कालीन पर लेटने के बजाय बेड पर क्यों ना लेटा जाए। ऐसा नरम मुलायम बिस्तर रोज़ रोज़ कहाँ नसीब होता है। अभी वो बेड पर बैठने ही वाला था कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। उसका मुंह फिर गया।
वो अपने गाल सहलाता हुआ पीछे हटा। उसका जिस्म कांपने लगा था। उसने खौफज़दा अंदाज में चारों तरफ देखा, मगर कमरे में थप्पड़ मारने वाला कहीं नज़र न आया। फिर अचानक उसकी नज़र बेड पर पड़ी। उसे देखकर वली मोहम्मद की चीख निकल गई। वो कोई इंतहाई बदशक्ल आदमी था जो बेड पर नीम दराज था। उसके चेहरे और सर पर जगह जगह जख्मों के निशानात थे, जिनसे सुर्ख सुर्ख खून टपक रहा था। वो एक हाथ में चमड़े का दस्ताना पहने हुआ था और उसकी उंगलियों की जगह नोकीली कीलें निकली हुई थीं। वली मोहम्मद इस बदहैबत आदमी को देखकर हवास बाख्ता हो गया। वो चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। उसने जल्दी से दरवाजे की चिटकिन्नी खोली और गैलरी में भागा। पहली ही चीख पर फयाज हुसैन की आंख खुल गई। वो फ़ौरन उठकर बाहर आया। वली मोहम्मद उसे देखकर तेज़ी से उससे चिमट गया। फयाज हुसैन ने बमुश्किल उसे अपने से अलग किया और बोला, क्या हुआ वली मोहम्मद? साहब जी, ओ। वली मोहम्मद की सांसें चढ़ी हुई थी। उससे बोला नहीं जा रहा था। क्या ओ? फयाज ने नरमी से पूछा। साहब जी, कमरे में कोई है? वली मोहम्मद बमुश्किल बोला। कमरे में कौन है? आओ मेरे साथ। नहीं साहब जी, मैं इधर नहीं जाऊंगा। वो बड़ी डरावनी शक्ल का आदमी है। आवाज़ें सुनकर वाजिदा की भी आंख खुल गई। वो भी अपने कमरे से निकल आई और दोनों को राहदारी में खड़े देखकर बोली, क्या हुआ? कमरे से चीखता हुआ निकला है। मैं उससे यही पूछ रहा हूँ। ये बता रहा है कि कोई डरावनी शक्ल का आदमी कमरे में मौजूद है। हाय मेरे अल्लाह! वाजिदा खौफज़दा हो गई। मैं देखता हूँ जाकर कौन है कमरे में। ये कहकर फयाज हुसैन तेज़ी से आगे बढ़ा। वाजिदा और वली मोहम्मद उसे टोकते ही रह गए। वली मोहम्मद साहब के पीछे जाओ। वाजिदा ने वली मोहम्मद को हिदायत की। बेगम साहबा, मैं? वली मोहम्मद की सिट्टी गुम हो गई थी। हाँ, जल्दी जाओ, भागो, वाजिदा ने ज़रा गुस्से से कहा। अभी वो हिला भी न था कि फयाज फ़ौरन वापस आ गया। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, उसने बताया। ये सुनकर वली मोहम्मद को कुछ इत्मीनान हुआ। वो जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसने कमरे में डरते डरते कदम रखा। अब वाकई वहाँ कोई न था। वली मोहम्मद ने जो कुछ देखा था उसकी तफसील उसने फयाज हुसैन को बताई। मुझे लगता है वली मोहम्मद, तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा है। फयाज हुसैन ने इजहार ख्याल किया। नहीं साहब जी, वो ख्वाब हरगिज़ नहीं था। मैंने जो कुछ देखा है अपनी जागती आँखों से देखा है। फिर वो कहाँ गया? फयाज हुसैन ने पूछा। साहब जी, किसी ने मेरे पर थप्पड़ भी मारा था, वली मोहम्मद ने बताया। थप्पड़? फयाज हुसैन ने हैरान होकर पूछा। जी साहब जी, यहाँ इस तरफ। वली मोहम्मद ने दाहिना गाल फयाज हुसैन की तरफ किया। फयाज हुसैन ने उसका चेहरा देखा और दंग रह गया। उसके दाएं गाल पर उंगलियों के निशानात बने हुए थे। अब उसे यकीन आ गया कि वली मोहम्मद ने जो कुछ देखा है वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में देखा है। वली मोहम्मद बड़ी मुश्किल में था। उसे अगर ये मालूम होता कि यहाँ आकर ऐसे खौफनाक वाक़यात से दो चार होना पड़ेगा तो वो हरगिज़ कमरे में सोने की हामी न भरता। सुबह नज़दीक थी। फयाज हुसैन ने सुबह होने तक नीलम के कमरे में गुजारने का फ़ैसला किया। वली मोहम्मद अब इस कमरे में अकेला जाने को बिल्कुल तैयार न था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि फयाज भी उसके साथ होगा तो वो कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। बेड अभी तक खाली पड़ा था, तकिए पर कोई फूल न था। फयाज हुसैन ने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। खिड़की पहले ही बंद थी। कमरे में ट्यूबलाइट रोशन थी। फयाज हुसैन ने ड्रेसिंग टेबल के सामने से स्टूल उठाया और उसे एक कोने में रख कर उस पर बैठ गया। वली मोहम्मद उसके नज़दीक ही कालीन पर बैठ गया। वली मोहम्मद नींद का कच्चा था, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद भला कहाँ।
दहशत की वजह से कभी वो अपने रुखसार पर हाथ फेरता और कभी फटी फटी नज़रों से बेड को देखने लगता। फयाज हुसैन टांग पर टांग रखे स्टूल पर बैठा था। उसकी नज़रें मुसलसल तकिए पर थीं। सुबह तक कोई वाक़या ज़हूर पजीर ना हुआ। कोई अंदर आया न तकिए पर फूल रखा। 7 बजे के करीब वाजिदा ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। फयाज हुसैन उठा। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसे वाजिदा का परेशान चेहरा नज़र आया। उसके पीछे नीलम थी। उसके चेहरे पर भी इत्मीनान न था। वाजिदा, खैरियत तो है? फयाज हुसैन ने दरवाजे से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। पहले तुम बताओ। वाजिदा ये कहकर अंदर आई। उसने सबसे पहले तकिए पर नज़र डाली। इधर तो खैरियत है। तुम्हारे सामने तकिया है, देख लो, फूल नहीं है, फयाज हुसैन ने कहा। लेकिन हमारे कमरे में खैरियत नहीं है। वहाँ साइड टेबल पर जिधर नीलम सो रही थी, एक काले रंग का तरोताज़ा गुलाब मौजूद है। अरे! फयाज हुसैन हैरान होकर कमरे की तरफ भागा। वहाँ वाकई साइड टेबल पर एक फूल मौजूद था और उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ देखा तुम लोगों ने? फयाज हुसैन ने पूछा। मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं मालूम, वाजिदा ने कहा। और तुम नीलम? फयाज हुसैन ने नीलम से पूछा। अब्बू, मैं भी सो रही थी, मैंने भी कुछ नहीं देखा, नीलम ने जवाब दिया। हम वहाँ उसका इंतज़ार करते रहे और वो यहाँ आकर अपना काम दिखा गया। अब्बू, कौन है वो? क्या मालूम बेटा, कौन है वो? अब्बू, ये फूल किस कदर खूबसूरत है। नीलम ये कहकर काले गुलाब की तरफ बढ़ी। ना ना, फयाज हुसैन ने उसे तनबीह की, इस फूल को हाथ मत लगाना। लेकिन क्यों अब्बू? नीलम, तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं, इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है, वाजिदा ने तनबीह की। जी अच्छा अम्मी, नीलम ने सादतमंदी से कहा। वो काला गुलाब शाम तक वहाँ रखा रहा। हालात अब इतने संगीन हो गए थे कि किसी आमिल को बुलाए बगैर चारा न था। फयाज हुसैन ने अपने जानने वालों से तज़किरा कर रखा था। आज वो घर से ये सोच कर निकला था कि शाम को घर में किसी आमिल के साथ ही घुसेगा। लगन सच्ची हो तो फिर हालात भी खुद ब खुद वैसे ही पैदा हो जाते हैं। दफ्तर पहुंचा तो सादिक फिल्म्स के मैनेजर ने फयाज को एक आमिल का पता बताया। ये आमिल कारोबारी आदमी न थे, बल्कि बहुत कम लोग इन्हें जानते थे। ये आमिल भी थे और एक प्रेस में मुलाजिम थे और शाहनूर स्टूडियोज़ के अक्म में जो आबादी थी वहाँ पर रिहाइश थे। नाम था उनका फ़तेह मोहम्मद। शाम को घर पहुँचने से पहले फयाज हुसैन ने वाजिदा को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि वो शाम को एक आमिल फ़तेह मोहम्मद के साथ घर आएंगे। लिहाजा नीलम का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो उसे जाने न देना। वाजिदा अब बड़ी बेचैनी से आमिल का इंतज़ार कर रही थी। शाम हो चुकी थी। नीलम अपने कमरे में मौजूद थी। वाजिदा भी उसके साथ बैठी थी। वो दोनों इधर उधर की बातों में मशगूल थीं कि घंटी बजी। वाजिदा उठने लगी तो नीलम ने उसे रोक दिया। ठहरें अम्मी, मैं जाती हूँ गेट खोलने। नहीं बेटी, तुम मत जाओ, फयाज के साथ कोई और साहब भी होंगे, ये कहकर वाजिदा उठ गई। उसने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो फयाज के साथ एक दुबले पतले आदमी को देखा। 50 साल का एक सानोला सा आदमी था, बिल्कुल एक आम सा आदमी। उसे देखकर वाजिदा बड़ी हैरान हुई। ये फयाज आमिल किस किस्म के आमिल को पकड़ लाए हैं, उसने सोचा। फिर वो फ़ौरन ही दरवाजे से पलट आई। फयाज हुसैन ने फ़तेह मोहम्मद को ड्राइंग रूम में बैठाया। फ़तेह मोहम्मद ने सोफ़े पर बैठकर टांगें ऊपर कर ली। वो बेतकल्लुफ़ी से आलती पालती मार कर बैठ गया और बोला, घर में कोई छोटा आईना होगा? हाँ होगा, फयाज हुसैन ने उठते हुए कहा।
फिर फयाज हुसैन ने एक छोटा सा आईना फ़तेह मोहम्मद के सामने मेज़ पर रख दिया। फ़तेह मोहम्मद ने आईने का स्टैंड टेढ़ा किया और उसे इस अंदाज में मेज़ पर रखा कि उसे अपनी शक्ल आईने में दिखाई देती रहे। अब फ़तेह मोहम्मद की नज़र आईने पर थी और वो उंगलियों पर कोई वजीफ़ा पढ़ रहा था। अचानक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर फयाज हुसैन चौंका। उसने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ वाजिदा खड़ी थी। वाजिदा ने कुछ बोलना चाहा तो फयाज हुसैन ने उसे उंगली के इशारे से बोलने से मना कर दिया। फ़तेह मोहम्मद बहुत तवज्जो से कुछ पढ़ रहा था और उसकी आंखें आईने पर जमी हुई थी। फयाज हुसैन नहीं चाहता था कि वाजिदा की आवाज़ से फ़तेह मोहम्मद की तवज्जो बढ़ जाए। वो खुद उठकर दरवाजे के पास पहुंच गया और वाजिदा को इशारे से बाहर निकाल ले गया। फिर उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके वाजिदा से पूछा, हाँ कहो, क्या हुआ? मैं ये पूछ रही थी कि आमिल साहब कितनी देर यहाँ रहेंगे। वाजिदा ने कहा, मुझे मालूम नहीं। फयाज हुसैन ने कहा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब है कि अगर खाना वगैरह खा कर जाएंगे तो खाने का कुछ इंतज़ाम करूं। मेरा ख़याल है कि खाना नहीं खाएंगे, फिर भी जाते हुए उनसे इसरार कर लेंगे। फयाज हुसैन ने ख़याल ज़ाहिर किया, वैसे एक आदमी के खाने का क्या इंतज़ाम? घर में इतना खाना तो होता है कि 1-2 आदमी खा सकें। अगर वो खाते तो मैं ज़रा एहतिमाम कर लेती, 1-2 सालन और पका लेती। वाजिदा ने मुलायमत से कहा, मेरा ख़याल है कि तुम एहतिमाम कर लो, वो खाएंगे तो खा लेंगे, उनका वजीफ़ा ख़त्म हो जाए तो मैं बात कर लूँगा। फयाज हुसैन ने कहा। फ़तेह मोहम्मद का वजीफ़ा जल्द ख़त्म न हुआ, तकरीबन 1 घंटा तक चला। फ़तेह मोहम्मद उंगलियों पर कुछ पढ़ता रहा और उसकी आंखें आईने पर जमी रहीं। वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते अचानक फ़तेह मोहम्मद ने फयाज हुसैन को देखा और हाथ के इशारे से पानी लाने को कहा। फयाज हुसैन जल्दी से उठकर 1 गिलास पानी ले आया और उसने गिलास आईने के बराबर रख दिया। फ़तेह मोहम्मद ने वजीफ़ा ख़त्म करके झुककर आईने में 3 फूंकें मारी, फिर आईना देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे उसने आईने में कुछ देखा हो। उसके बाद उसने गिलास उठाया और गट गट करके सारा पानी पी गया। लड़की कहाँ है? फ़तेह मोहम्मद ने गिलास मेज़ पर रखते हुए पूछा। घर में अंदर, फयाज हुसैन ने बताया। उसके सर का एक बाल चाहिए, फ़तेह मोहम्मद ने कहा। मैं लेकर आता हूँ, फयाज हुसैन उठता हुआ बोला। लड़की को तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लड़की को लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसके सर का एक बाल चाहिए, फ़तेह मोहम्मद ने कहा। फयाज हुसैन को नीलम के सर का बाल लाने में चंद सेकंड लगे। वो बाल लाकर उसने फ़तेह मोहम्मद के सामने कर दिया। लीजिए। फ़तेह मोहम्मद ने फयाज के हाथ से नीलम के सर का बाल ले लिया। पहले उसने उसे रोशनी की तरफ करके देखा, फिर बाल का एक सिरा उसने अपनी उंगली में लपेट लिया। फिर उसने कुछ पढ़ना शुरू किया। अब वो पढ़ता जाता था और बाल को उंगली पर लपेटता जाता था, यहाँ तक कि सारा बाल उसकी उंगली पर लिपट गया। फिर उसने अंगूठे से बाल के सिरे को दबा लिया ताकि वो खुल न सके। फयाज हुसैन उसे बगौर देख रहा था। अचानक फ़तेह मोहम्मद खड़ा हो गया। उसकी नज़रें किसी गैर मरवी नुक्ते पर जमी हुई थी। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे उसे ज़मीन में किसी बिल्ली की तरह गाड़ दिया गया हो। फिर वो चला। उसका रुख दरवाजे की तरफ था। वो किसी ऐसी मामूल की तरह कदम उठा रहा था जिसमें वो मस्मेरिज़म कर दिया गया हो। वो किसी ऐसी मामूल की तरह कदम उठा रहा था जैसे मस्मराइज़ कर दिया गया हो। फयाज हुसैन खामोशी से उसके पीछे हो लिया। फ़तेह मोहम्मद ने बंद दरवाजे को खोला
और बाहर निकल गया। फयाज का ख्याल था कि उसका रुख घर से बाहर की तरफ होगा, लेकिन ऐसा न हुआ। वो घर के अंदर जा रहा था। फयाज उसके पीछे पीछे चलता रहा। फ़तेह मोहम्मद नीलम के कमरे में गया, न उसके बेडरूम में, न वो टीवी लाउंज में गया। उसका रुख स्टोर की तरफ था। फ़तेह मोहम्मद ने मेकांगनी अंदाज में स्टोर का दरवाज़ा खोला और उसमें दाखिल हो गया। फयाज हुसैन जब तक दरवाजे के नज़दीक पहुंचा, इस वक्त तक दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। अचानक अंदर से म्याऊं की खौफनाक आवाज़ आई। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हों। अंदर से चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर मज़ीद अंदर से आवाज़ें आती रहीं, फिर एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद स्टोर का दरवाज़ा खुला। फ़तेह मोहम्मद स्टोर से बरामद हुआ। फयाज हुसैन उसकी शक्ल देखते ही कांप गया। वो किसी छिपकली की तरह जर्द हो रहा था। उसके चेहरे के मतानत में कोई फ़र्क न आया था। वैसी ही संजीदगी तारी थी जैसी स्टोर में दाखिल होते वक्त थी। उसके सफ़ेद कपड़ों पर जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। पानी, फ़तेह मोहम्मद ने बड़ी बेचैनी से कहा। फयाज हुसैन फ़ौरन एक गिलास पानी ले आया। फ़तेह मोहम्मद इतनी देर में ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। फयाज हुसैन ने उसको पानी ले जाकर दिया। फ़तेह मोहम्मद ने बड़ी बेताबी से गिलास उसके हाथ से ले लिया और तेज़ी से पानी एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर फयाज की तरफ गिलास बढ़ाता हुआ बोला, और फयाज हुसैन इस मर्तबा जग भर के ले आया और उसने एक गिलास पानी उसे और पेश किया। फ़तेह मोहम्मद ने पानी गट गट पी लिया और गिलास फयाज की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, और मेरा हलक खुश्क हो रहा है, पेट में मेरी आग लगी हुई है। इस तरह फ़तेह मोहम्मद ने 4 गिलास पानी पिए, तब कहीं जाकर उसके हवास बहाल हुए। ये क्या हुआ? फयाज हुसैन ने उसके कपड़ों पर पड़े हुए सुर्ख धब्बों के बारे में पूछा। ये खून के धब्बे हैं, फ़तेह मोहम्मद ने बड़े पुरअसरार अंदाज में कहा। आपको चोट लगी है? फयाज हुसैन ने फ़िक्रमंदी से पूछा। हाँ, वो मुझे चोट दे गया है, वो बहुत ज़बरदस्त है, फ़तेह मोहम्मद ने गोल मोल जवाब दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? फयाज हुसैन ने पूछा। मेरा मशवरा मानेंगे? फ़तेह मोहम्मद ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। जी फरमाएं, फयाज हुसैन ने बड़ी संजीदगी से कहा। आप अपनी लड़की की जितना जल्द मुमकिन हो सके शादी कर दें, फ़तेह मोहम्मद ने हिदायत की। लेकिन अभी तो वो पढ़ रही है, फयाज हुसैन ने बताया। क्या आपको अपनी लड़की की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? फ़तेह मोहम्मद ने तनबीह की। वो मेरी इकलौती बेटी है, फयाज हुसैन ने घबरा कर कहा। उससे ज़्यादा अजीज़ कौन होगा मेरे लिए? फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करें। शादी भी उसकी कहीं दूर होना चाहिए। उस पर ज़बरदस्त साया है, वो दिन ब दिन उसे अपने घेरे में लेता जा रहा है, फ़तेह मोहम्मद ने बड़े पुरअसरार अंदाज में कहा। आप कुछ करें ना, जो कहेंगे मैं हाजिर कर दूंगा, फयाज हुसैन बोला। पैसों से ये असर दूर न होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इतनी मेहनत मेरी बिसात से बाहर है, फ़तेह मोहम्मद ने मायूसाना अंदाज में गर्दन हिलाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे, फयाज हुसैन ने चौंक कर कहा। आप बैठें, खाना खा कर जाएंगे। नहीं, खाना मैं न खाऊंगा, फ़तेह मोहम्मद खड़े होते हुए वसूख से कहा। कोई नज़र ओ नियाज़? फयाज हुसैन ने पूछा। मैं कोई पीर नहीं हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, फ़तेह मोहम्मद ने बड़ी इंसारी से कहा। आपने यहाँ तक आने की जहमत की, कोई फ़ीस वगैरह? फयाज हुसैन ने घुमाकर फिर सवाल किया। नहीं फयाज साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ़तेह मोहम्मद ड्राइंग रूम से बाहर निकलता हुआ बोला। मैंने जो हिदायत की है उस पर फ़ौरन अमल करें, वरना आपकी लड़की की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
ये कहकर फ़तेह मोहम्मद एक लम्हा न रुका। वो कुछ खौफज़दा सा महसूस कर रहा था और उसकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाए। फ़तेह मोहम्मद को वो गेट तक छोड़कर आया। फ़याज़ हुसैन बहुत परेशान था। नीलम के बारे में फ़तेह मोहम्मद जो बता कर गया था वो अज़ियत में मुब्तला कर देने वाला था। उसके अलावा फ़तेह मोहम्मद की जो दुर्गत यहाँ बनी थी वो उसके कपड़ों पर खून के छींटे से मालूम हो गई थी। ये सब फ़याज़ हुसैन को हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी थे। फ़याज़ हुसैन ने दरवाजे में कदम रखा तो वाजिदा सामने खड़ी थी। वो बोली, क्या आमिल साहब चले गए? हाँ चले गए, फ़याज़ हुसैन ने जवाब दिया। क्या वो स्टोर में भी गए थे? वाजिदा ने सवाल किया। हाँ गए थे। स्टोर में वो क्यों गए थे? वाजिदा ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ क्यों गए थे, बस बैठे बैठे खुद ब खुद उठकर स्टोर में दाखिल हो गए थे। फिर जब वो अंदर से बाहर आए तो उनके होश उड़े हुए थे और लिबास पर खून के धब्बे थे। खून के धब्बे? वाजिदा की आंखें खुद खौफ से फट गईं। क्या वो ज़ख्मी हो गए थे? नहीं, उनके जिस्म पर कोई ज़ख्म न था। फ़याज़ हुसैन ने वजाहत की। क्या बताया उन्होंने? वाजिदा ने पूछा। कोई साफ बात नहीं की, बस इतना बताया कि नीलम पर ज़बरदस्त असर है। उसकी जल्द अज जल्द शादी न की तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। फ़याज़ हुसैन ने फ़िक्रमंदी से कहा। असर है तो उसे दूर करें ना, उन्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? वाजिदा वारफ्तगी से बोली। मेरा ख्याल है कि मामला उनके बस से बाहर है। वो यहाँ से डरे डरे सहमे सहमे से गए हैं। फ़याज़, फिर क्या होगा? वाजिदा परेशान हो गई। आओ पहले ज़रा स्टोर में जाकर देखते हैं, बाद में फिर और कुछ सोचेंगे। नहीं भाई, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जाने वहाँ क्या हो? वाजिदा ने सहम कर कहा। अच्छा ठहरो, मैं अलमारी से रिवॉल्वर निकाल कर लाता हूँ। फ़याज़ हुसैन ये कहकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला, उसे चेक किया, वो लोड था। तुम यहीं बैठो, मैं अकेला देख कर आता हूँ, फ़याज़ हुसैन स्टोर की तरफ जाते हुए बोला। रिवॉल्वर की वजह से कुछ वाजिदा की हिम्मत बंध गई। वो अपने शौहर के पीछे पीछे चल दी। फ़याज़ हुसैन ने हैंडल घुमाकर पहले थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, फिर सीधे हाथ में रिवॉल्वर तान कर दरवाजे में ज़ोर से लात मारी। दरवाज़ा ज़ोर से दीवार के साथ लगा। एक धमाका सा हुआ। दरवाज़ा खुलते देख कर वाजिदा का दिल हलक में आ गया। वो जल्दी से फ़याज़ हुसैन के पीछे छुप गई। वहाँ कुछ भी न था। फ़याज़ हुसैन ने अंदर जाकर स्टोर की लाइट जलाई और इधर उधर देखा। वहाँ कोई और कुछ न था। उसने अपने पैर से टीन की पेटी में ठोकर मारी, लेकिन वहाँ से कोई चीज़ बरामद न हुई। अब हिम्मत करके वाजिदा भी अंदर आ गई थी और गौर से फ़र्श को देख रही थी। फ़र्श साफ था। यहाँ तो कुछ नहीं है, वाजिदा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। लेकिन मैंने खुद किसी बिल्ले की गुर्राहट सुनी थी और फिर चीज़ों के गिरने की आवाज़ें आई थी, जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हों। ये कैफियत बस थोड़ी देर ही रही, उसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर फ़तेह मोहम्मद हल्दी की तरह होकर यहाँ से निकले थे। लिबास पर खून के छींटे भी थे, फ़याज़ हुसैन ने बताया। लेकिन मैंने खुद किसी बुल्ले की गुर्राहट सुनी थी और फिर चीज़ों के गिरने की आवाज़ आई थी, जैसे दो शख्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हों। ये कैफियत बस थोड़ी देर रही थी, उसके बाद सन्नाटा छा गया था। फिर फ़तेह मोहम्मद हल्दी की तरह होकर यहाँ से निकले थे। लिबास पर खून के छींटे भी थे, फ़याज़ हुसैन ने बताया। अगर यहाँ लड़ाई हुई होती तो चीज़ें इधर उधर भी फैली मिलती। यहाँ तो सब चीज़ें अपने ठिकानों पर रखी हुई हैं। फिर यहाँ खून के कतरे भी नहीं दिखाई देते, वाजिदा ने कहा। अम्मी, किसका खून? अचानक नीलम ने आकर पूछा।
स्टोर के दरवाजे पर अचानक ही नीलम नमूदार हो गई थी। उसे दरवाजे पर देखकर दोनों घबरा गए। फयाज हुसैन की नीलम की तरफ पुश्त थी और इसलिए वो उसके हाथ में रिवॉल्वर न देख सकी। फयाज हुसैन मौका गनीमत जानकर रिवॉल्वर फ़ौरन टूटी मेज़ के दराज में डाल दिए। फिर फयाज उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ पलटा था और उसने उसे मुतमईन करने के लिए ऐसे ही एक चूहे बिल्ली की कहानी सुना दी थी। इस बिल्ली की जो एक मोटा सा चूहा मुंह में दबाकर स्टोर में दाखिल हो गई थी और वो उसे निकालने के लिए स्टोर में दाखिल हुए थे। नीलम भी इस बिल्ली और ज़ख्मी चूहे की तलाश में उनकी मदद करने लगी। उसने स्टोर के सारे कोने खुरदुरे देख डाले मगर उसे कुछ नज़र न आया। वहाँ कुछ होता तो नज़र आता ना। नीलम को दूसरी तरफ मुतवज्जा देखकर फयाज हुसैन ने दराज से रिवॉल्वर निकाला और वापस अपने कमरे में आ गया। सरदस्त नीलम की फौरी शादी का मसला था। फ़तेह मोहम्मद ने तो तनबीह की ही थी। फ़तेह मोहम्मद के अलावा एक दो लोगों ने भी फ़ौरन शादी का मशवरा दिया था। उसका ख्याल था कि नीलम शादी के बाद नॉर्मल हो जाएगी। इस सूरत में नीलम की शादी करना थी, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे मुमकिन थी? उन्होंने तो इस तरफ कभी ध्यान ही न दिया था। नीलम फाइनल ईयर में थी। 2 माह बाद उसके इम्तिहान होने वाले थे। उसके बाद फ़ौरन उसकी शादी हो जाना चाहिए थी, लेकिन इस कदर जल्द कोई काबिल कदर रिश्ता मिलना कहाँ आसान था। दोनों मियाँ बीवी सर जोड़कर बैठे। कई लड़के ज़ैर बहस आए, लेकिन सबसे अच्छा लड़का साबरा का बेटा अकबर उन दोनों मियाँ बीवी को अच्छा लगा। नीलम भी अकबर से अच्छी तरह वाकिफ़ियत रखती थी। 1-2 मरतबा वो कराची भी हो आई थी। अकबर भी लाहौर का चक्कर लगा लेता था। अकबर नीलम से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। नीलम भी उसे पसंद करती थी। साबरा ने दबे लफ्ज़ों में वाजिदा से नीलम का रिश्ता मांगा भी था, लेकिन वाजिदा ने आज तक इस रिश्ते के सिलसिले में कोई जवाब न दिया था। उसकी वजह ये थी कि ख़ानदान में एक से एक लड़के मौजूद थे। लड़की अभी ज़ेर तालीम थी और बेहद खूबसूरत थी। दौलतमंद बाप की इकलौती बेटी थी। फिर उसके लिए किसी ख़ास रिश्ते पर गौर करने की अभी क्या ज़रूरत थी? लिहाजा अकबर का रिश्ता दूसरे रिश्तों की तरह अभी ज़ेर गौर था और अब वो दोनों इस बात पर खुश थे कि उन्होंने इस रिश्ते को मना नहीं किया था। इन हालात में यही रिश्ता सबसे मौजू था। इन दोनों ने आपस में तो ये रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन अब नीलम से इस रिश्ते के बारे में राय लेना थी। नीलम बहुत सीधी और फरमाबरदार किस्म की लड़की थी। वाजिदा ने जब उससे अकबर के बारे में पूछा, अकबर कैसा लड़का है, तो नीलम ने सवाल का मतलब समझे बगैर मुस्कुरा कर कह दिया, बहुत अच्छा। तेरे अब्बू उससे तेरी शादी करना चाहते हैं। वाजिदा ने साफ साफ बात की। मुझे अब्बू की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं, नीलम ने हंस कर कहा। शुक्र है खुदा का। वाजिदा ने आंखें बंद करके कहा, तूने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तू इम्तिहान से फारिग हो जा, उसके फ़ौरन बाद तेरी शादी हो जाएगी। अरे अम्मी, इतनी जल्दी? मैं तो वाकई आप पर बोझ मालूम होती हूँ, नीलम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं मेरी जान, तू ऐसी लड़की है जिसका कोई बोझ ही नहीं है। तू तो फूल की तरह हल्की है, वाजिदा ने उसे अपने कंधे से लगाते हुए कहा। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके सिवा कोई चारा नहीं। सब यही कहते हैं कि नीलम की जिस कदर जल्दी शादी हो सके कर दो। अरे अम्मी, लोगों की क्या बात करती हैं? उनका तो काम ही है मशवरा देना। फिर शादी उनके लिए हर मर्ज़ का इलाज है। शादी ना हो गई, किसी हकीम का मुजरब नुस्खा हो गई, किसी वैद की बूटी हो गई, किसी आमिल का तावीज़ हो गई, अंधेरे का जुगनू हो गई, खुल जा सिमसिम हो गई। इधर लड़की को छींक आई, उधर रिश्तेदार पक्का। हाय, उसकी शादी कर दो, उसकी छींक बंद हो जाएगी। किसी लड़की के सर में दर्द हुआ,
फ़ौरन पास के लोगों ने मुफ्त में मशवरा दे दिए, बहन उसकी शादी कर दो, उसका सरदर्द जाता रहेगा। नीलम ने हंसकर कहा, चल ज़्यादा बातें ना बना। वाजिदा ने उसके रुखसार पर चपत लगाई। शादी वाकई 100 दुखों का एक मदावा है अम्मी, मेरा ख्याल है जिसको कोई गम न हो वो शादी कर ले। अल्लाह ने चाहा तो कभी उसके पास खुशी ना आएगी। नीलम हंस कर बोली, अच्छा मेरी दादी अब तू चुप हो जा। मैंने मान लिया कि जब 100 बेवकूफ़ मरे थे तब तू पैदा हुई थी। अम्मी 100 बेवकूफ़ नहीं,